Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत यूएनओ को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा। आज के वीडियो में हम ऑर्गन्स की बात पूर्व के वीडियो में की थी, तो आज के वीडियो में हम ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ के अंतर्गत ये समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है। इसके अंतर्गत हमने जनरल असेंबली, नंबर 2 द सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 द ट्रूथशिप काउंसिल, नंबर 4 द सेक्रेटरीट, नंबर 5 द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और नंबर 6 द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इसके अंतर्गत शामिल किया है। आज के इस वीडियो में हम यूएनओ का सबसे प्रमुख अंग द जनरल असेंबली के बारे में समझेंगे कि महासभा क्या है, इसका संगठन और इसकी भूमिका, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल, कि महासभा का संगठन किस प्रकार से होता है और इसकी क्या भूमिका रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महासभा इनके प्रमुख अंगों में से सर्वाधिक बृहत और महत्वपूर्ण अंग है। डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है और आइकेलेश्वर बर्गर के अनुसार यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। अतः एक अन्य विद्वान ने महासभा को मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इनको अधिकार है। अतः इस संस्था का रूप ह्यूमन पार्लियामेंट जैसा है। यद्यपि आज भी कुछ राष्ट्र इसके सदस्य नहीं हैं। अतः चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को कुछ स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त अंगों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लेंगे प्रतिनिधित्व। अतः महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का इसके अंतर्गत अधिकार है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भी भाग लेने का अधिकार तो है ही, किंतु वोट देने के समय एक देश का, चाहे वह कितना ही बड़ा राष्ट्र हो अथवा कितना ही छोटा राष्ट्र हो, एक ही वोट समझा जाता है। तत्पश्चात इसके अंतर्गत हम देखेंगे मतदान प्रक्रिया। चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है और राष्ट्र संघ की सभा की भांति राज्यों की समानता का यह सिद्धांत उपयुक्त अनुच्छेद में बनाए रखा गया है कि महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे और अन्य प्रश्नों पर निर्णय, जिसमें 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय किए जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त प्रवर्गों का भी निर्धारण शामिल है और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रसंविदा का सर्वसम्मति का नियम त्याग दिया गया है। अतः इसके चार्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिशें। नंबर 2, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। नंबर 3, आर्थिक और सामाजिक परिषद के निर्देशों का निर्वाचन। नंबर 4, चार्टर के अनुच्छेद 86 के खंड 1 के अनुसार न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों के निष्कासन, न्यास पद्धति के परिचालन आदि इसके महत्वपूर्ण विषय रखे गए। तत्पश्चात हम इसके अधिकारों और कर्तव्यों की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा
वाद विवाद कर सकती है, किंतु जब तक परिषद महासभा के निर्णय की मांग ना करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकती। अतः सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और सभा में निर्धारित तिथि को इन पर विचार किया जाता है, किंतु महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना करने के अतिरिक्त हेरफेर नहीं कर सकती। अतः महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों एवं न्याय परिषद के अस्थायी सदस्यों का इसके अंतर्गत निर्वाचन होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे महासभा का ऐच्छिक कार्य। अतः चार्टर के अनुसार महासभा दो प्रकार के कार्य करती है, एक ऐच्छिक और दूसरा अनिवार्य। पहले प्रकार अर्थात ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निरस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग की चेष्टा करना, ये सब कार्य ऐच्छिक श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर हम इनके अनिवार्य कार्यों की बात करें तो अनिवार्य कार्यों के अंतर्गत नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पास करना, नंबर 2 सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, नंबर 3 न्याय परिषद पर निरीक्षण रखना और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच पड़ताल करना आदि इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तत्पश्चात हम इसके अंतर्गत देखेंगे महासभा की समितियां। महासभा अपना कार्य संचालन 6 मुख्य समितियों द्वारा करती है, जिसके अंतर्गत नंबर 1 निशस्त्रीकरण एवं आर्थिक सुरक्षा समिति, आर्थिक और वित्त समिति, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, विशेष राजनीतिक तथा औपनिवेशिक स्वाधीन समिति और प्रशासनिक एवं बजट समिति एंड लास्टली कानून समिति। इस तरह से ये समितियां इसके अंतर्गत रखी गई है। तत्पश्चात हम देखेंगे महासभा का अधिवेशन। महासभा के नियमित बैठक हर वर्ष सितंबर के दूसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस दिवस तक होती है। इनके विशेष अधिवेशन भी होते हैं, जैसे 1974 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर 2 विशेष अधिवेशन हुए, या 1978, 1982 और 1988 में निरस्त्रीकरण के बारे में 3 विशेष अधिवेशन इसके अंतर्गत हुए थे। अतः साधारणतः वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से 15 दिन के अंतर्गत महासभा की बैठकें बुला सकते हैं और विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तत्पश्चात इसके अंतर्गत देखेंगे शांति के लिए एकता प्रस्ताव। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया था, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव यूनिटी फॉर पीस रेजोल्यूशन स्वीकार किया गया था। अनेक कारणों से सोवियत संघ उन दिनों सुरक्षा परिषद की कार्यवाही का विस्तार करता था, बहिष्कार कर रहा था। अतः 1 अगस्त 1950 को उन्होंने पुनः परिषद की कार्यवाही में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। अतः शांति के लिए एकता प्रस्ताव की प्रमुख 5 धाराएं हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मतों या महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना पर महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। नंबर 2 प्रस्ताव ने 5 स्थायी सदस्यों सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में, जिससे शांति और सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट करना है। नंबर 3 प्रस्ताव ने एक F14 एक 14 सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना की। इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करना है। नंबर 4 प्रस्ताव में सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के लिए सदस्य अपनी राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ों को प्रशिक्षित संगठित करेगा।
और नंबर 5 में कहा गया कि प्रस्ताव के सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहेंगे। इस तरह से यह प्रस्ताव पारित किया गया। तत्पश्चात हम देखेंगे छोटी असेंबली। 1947 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद से युद्ध और आक्रमणों की आशंकाओं से भयभीत विश्व को सुरक्षा पाने और शांति बनाए रखने की आशाओं का पूरा होना असंभव प्रतीत हुआ। अतः महासभा ने इस नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए 13 नवंबर 1947 को अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग स्थापित किया गया, जिसे कि छोटी असेंबली कहा जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण। अतः 1949 में सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और इसकी महत्ता के अनेक कारण हमारे सामने आए। नंबर 1 कि महासभा को सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, जिसे लोकतंत्र के इस युग में यह विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई। नंबर 2 राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उनका असाधारण महत्व है, जिससे उनकी शक्तियां एवं प्रभाव में वृद्धि हो गई। इसी तरह आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण ही महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसी तरह सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार के बार बार प्रयोग होने के कारण अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला और निषेधाधिकार से उत्पन्न गतिरोधों को दूर करने के लिए पहले इसने एक छोटी सभा, जिसे हम लिटिल असेंबली, बनाई थी और बाद में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। अंत में हम महासभा की भूमिका या मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे कि महासभा को आधुनिक विश्व की उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है, क्योंकि महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यद्यपि महासभा के निर्णयों को सरकारों के लिए कोई कानूनी बंधन नहीं है, तथापि वे विश्व लोकमत की वजन के साथ ही साथ विश्व समुदाय के नैतिक अधिकार से भी संपन्न होते हैं। अतः संयुक्त राष्ट्र के पूरे वर्ष का कार्य मुख्यतः महासभा के निर्णयों से ही उद्भूत होता है, अर्थात महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में अभिव्यक्त बहुसंख्यक सदस्यों की इच्छा है कि यह कार्य इस प्रकार किया जाए। अतः महासभा द्वारा विशिष्ट विषयों, जिसके अंतर्गत निशस्त्रीकरण, शांति स्थापना, मानवाधिकारों पर गठित समितियों, अन्य निकायों द्वारा और महासभा द्वारा निमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा भी इसका प्रतिपादन किया जाता है। संक्षेप में महासभा के महत्व, प्रभाव और शक्तियों का विस्तार हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख ऑर्गन महासभा के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है और किस तरह से यह अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। आज के वीडियो में हम असेंबली को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में द सिक्योरिटी काउंसिल को पढ़ेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसके रोल के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही समझेंगे। थैंक यू।